हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज़ में इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो इंडेक्सेस जारी किया जाता है, उन्हें देखेंगे और साथ ही साथ इन इंडेक्सेस में जो भारत का स्थान होता है, जो स्थिति रहती है, उन्हें देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। कभी कभी किसी एग्जाम में दो प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि किसी रिपोर्ट का नाम दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और एक पर्टिकुलर रिपोर्ट देगा और आपसे ये पूछ देगा कि इसमें भारत की कौन से रैंकिंग थी, कौन सा स्थान प्राप्त था। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्सेस हमारे लिए। तो आज हम उसे रिवीजन करेंगे। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और जीआई टैग, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जीआई टैग को भी आज हम रिवीजन करेंगे। हम देखेंगे किस वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये वस्तु किस क्षेत्र विशेष से, किस राज्य विशेष से रही है, वो हम उसे रिवीजन करेंगे। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे आपदाएं और जो दुर्घटनाएं, यानी कि जो कुछ किसी क्षेत्र विशेष में कोई प्राकृतिक आपदाएं आई थी और फिर या फिर कुछ दुर्घटना घटी थी, या किसी तरह का वो क्षेत्र जो है वो चर्चा में रहा है, जैसे कि यमन में गृह युद्ध हुआ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में कुछ स्थिति ऐसी रही है। तो कुछ अगर किसी तरह की वहाँ पे आपदाएं आई हैं, कोई प्राकृतिक घटनाएं घटी हैं या फिर कोई दुर्घटना हुआ है, तो उस क्षेत्र विशेष को भी हम पढ़ेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे चर्चित अभियान। ये वो अभियान है जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे किसी क्षेत्र में, जैसे फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, किसी देश में सहायता के लिए, किसी देश को सहायता करने के लिए, जैसे कि नेपाल में जब भूकंप आया तो नेपाल को सहायता के लिए भारत सरकार ने जो अभियान चलाया। यमन में फंसे, यमन में हो रहे गृह युद्ध के दौरान जो भारतीयों को निकालने के लिए वहाँ भारत सरकार के साथ जो भारत सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया। अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो वहाँ से सुरक्षित भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए, इन अभियानों को भी आज की क्लास में हम रिविजन करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम ना सिर्फ इंडेक्सेस को बल्कि जीआई टैग को, आपदाएं और दुर्घटनाओं को और चर्चित अभियानों को जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए, उन सभी अभियानों को आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बार बार बताया, बहुत हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। जिस तरीके का हमारा आरओ का एग्जाम होता है, जिस तरह के प्रश्न आते हैं, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले इंडेक्सेस को देखेंगे। और सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, ठीक है। ये रैंकिंग फ्रेंड 2022 के लिए है, 2021 में जारी की गई थी। तो ये जो रैंकिंग है, कौन सी रैंकिंग? टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन, द, जिसे हम द कहते हैं, द के द्वारा जारी किया गया। कौन सी? वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। ये देखा जाए, ये जो रैंक जो जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, उसके कुछ आधार हैं। कौन से आधार हैं? 5 क्षेत्रों के आधार पे वो जारी करता है। और ये जो 5 क्षेत्रों में जो विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पे जारी करता है रैंकिंग। और ये 5 क्षेत्र हैं, वो हैं शिक्षण, शोध, उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग आयोग। तो इन 5 क्षेत्रों में जो विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतक हैं, उनके आधार पर टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। और इस वर्ष जो है कितने देशों को इससे शामिल किया गया था? 99 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया था। और इन 99 देशों और क्षेत्रों के कितने विश्वविद्यालय को? 1662 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया था। 1662 विश्वविद्यालय को इसमें देखा जाए, भारत के 71 जो है विश्वविद्यालय, 71 भारतीय संस्थाएं जो हैं वो शामिल की गई थी। और दुर्भाग्यवश ये देखिए, भारत की स्थिति की 300 में भी किसी भी संस्थाएं ने, किसी भी विश्वविद्यालय ने अपनी रैंकिंग नहीं बना पाया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष विश्वविद्यालय रहा है द रिपोर्ट के अनुसार, जो वैश्विक विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे पहला जो स्थान मिला है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला है, जो कि कहाँ का है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। सेकंड स्थान देखिए किसको मिला है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए का है। और उसी के साथ साथ यूएसए ने दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों ही स्थानों पे कब्जा किया हुआ है। यूएसए की ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूएसए की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रमशः देखा जाए तो तीसरे और चौथे स्थान पे। और वहीं पे देखा जाए 5वें स्थान पे पुनः जो है वो यूके की यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। तो अगर हम जो देखें, टॉप जो है 5 यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पे, यूएसए तीसरे स्थान पे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का ही है, चौथे स्थान पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का ही है, और फिर 5वां स्थान है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूके का है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं तो भारत के विश्वविद्यालय की स्थितियों को देख लेते हैं भाई।
तो भारतीय संस्थान जिन्होंने किसी भी संस्था ने या किसी भी विश्वविद्यालय ने 300 के अंदर कोई भी स्थान नहीं प्राप्त किया, तो 300 से ऊपर ही स्थान प्राप्त किया, तो 300 से लेकर के 350 के बीच में भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु का है, उसने जो है इसमें 301 से लेकर के 350 में अपनी रैंक बनाई। वहीं पे 351 से लेकर के 400 के बीच में जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ जो कि पंजाब में है, उसने अपना स्थान बनाया। और 350 से लेकर के 400 के बीच में 2 विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया, जो 2 संस्थाओं ने, एक तो आपका दूसरा है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि मैसूर कर्नाटक में है। वहीं 400 से लेकर के 500 के बीच में जो है IIT इंदौर ने अपना स्थान बनाया जो कि मध्य प्रदेश में है। और 500 से लेकर के 600 के बीच में देखा जाए 2 संस्थाओं विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। वो कौन सा, एक तो आपका अलगप्पा विश्वविद्यालय जो कि तमिलनाडु का है, और वहीं देखा जाए पंजाब का विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूट है जिसे हम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, पंजाब का है। तो ये देख लीजिए जो वैश्विक यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि द के द्वारा जारी किया गया, उसमें देखा जाए ये जो हमारे जो विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जो संस्थाओं को शामिल किया गया है, वो इस तरीके से था, ध्यान रखिएगा। अगर टॉप में देखा जाए, पूछ सकता है कि टॉप में कौन था, भारतीय संस्था कौन सी टॉप में थी, तो वो थी आपकी भारतीय विज्ञान संस्था कर्नाटक जो कि बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया था, और ये है देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की जाती है ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है क्वाकररेली साइमंडस। ठीक है, तो क्वाकररेली साइमंडस के द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो जारी की गई 2022 की, और इसमें देखा जाए ये इसका 18वां संस्करण था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें देखा जाए कितने विश्वविद्यालय संस्थाओं को शामिल किया गया है, वैश्विक स्तर पर 1300 संस्थाओं को रैंकिंग प्रदान किया गया है। ठीक है, QS की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, और इसमें भारतीय जो 3 संस्थाएं उनको 200 में जो है वो स्थान मिला है। तो 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है। वो 3 कौन से हैं, एक IIT बॉम्बे है जिसका स्थान देखिए कौन कौन सा है, 177वां स्थान मिला है, और वहीं IIT दिल्ली है जिसका स्थान है 185वां है, और वहीं भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है जिसको कौन सा स्थान मिला है, 186वां स्थान मिला है। अगर हम IIT जो IIS बेंगलुरु यानी कि भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु की बात करें, तो अनुसंधान के मामले में विश्व में सर्वोच्च स्थान इसको प्राप्त हुआ है। किसको, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, जो कि ओवरऑल देखें तो 186वां स्थान मिला है, लेकिन अनुसंधान के मामले में इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टॉप में देखा जाए अगर भारतीय संस्थाएं जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, कौन सी, क्वाकररेली साइमंडस जो है उसके द्वारा जो जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप यूनिवर्सिटी है भारत की वो है IIT बॉम्बे। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, 177। अब आ जाते हैं वर्ल्ड में, देखते हैं कौन। तो आइए देखते हैं जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 के, इसमें टॉप पे कौन सी जो शीर्ष 5 विश्वविद्यालय थे कौन थे। पहला देखिए कौन सा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका का है, इसको 100 स्कोर मिला है, और इसी के साथ साथ ये पहले स्थान पे था, और 2021 में भी इसका स्थान पहला ही था। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पे, तो इस वर्ष जो दूसरा स्थान मिला है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि UK का है, 99.5% से मिला है, और ये पिछले वर्ष देखिए 5वें स्थान पे था, काफ़ी इंप्रूव किया। और वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरा स्थान, तो ये भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसकी जो रैंकिंग पिछले वर्ष थी वो 8वीं थी, काफ़ी इंप्रूव के साथ इसे देखा जाए तीसरे स्थान पे मिला है। स्कोर देखिए इसका क्या है, 98.7 स्कोर इसको मिला है। वहीं चौथा स्थान देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK का है, इसका पिछले वर्ष जो देख लीजिए स्थान जो था वो दूसरा था, लेकिन इस बार इसका स्थान चौथे पे चला गया है, और इसको कितने स्कोर मिले हैं, 98.7। और वहीं देखा जाए 5वें स्थान पे देखा जाए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है, जो पिछले वर्ष तीसरे स्थान पे था, लेकिन इस बार जो है वो 5वें स्थान पे चला गया। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग को सुधारी, और कुछ यूनिवर्सिटी जो पहले टॉप पे थे वो पीछे की तरफ चले गए। ये था हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2020 रिपोर्ट। ये देखिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात भी किया हुआ है, लेकिन फिर से इसके बारे में बात करते हैं। ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री के नाम से जानते हैं, फ्रेंड यहाँ पे टी नहीं होना चाहिए था, तो ये सिप्री के नाम से ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण
प्रवृत्ति रिपोर्ट, जो कि सिप्री के द्वारा। इस रिपोर्ट में देखा जाए जो अध्ययन किया गया है वो 4 वर्षों के दौरान का किया गया है, 2016 से लेकर के 2020 में। तो इन 4 वर्षों के अंतर पे, इन 4 वर्षों के दौरान जिन देशों की सशस्त्र के क्षेत्र में यानी कि आयात के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में किस तरीके का उनकी स्थिति रही है, इस रिपोर्ट में इन 4 वर्षों का जो है अध्ययन करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इसमें देखा जाए कि विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक यानी कि आर्म एक्सपोर्टर जो देश हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, वो है सबसे बड़ा जो निर्यात करता है वो अमेरिका करता है, दूसरे नंबर पर रूस करता है, तीसरे नंबर पर फ्रांस करता है, फिर जर्मनी, फिर चीन। तो सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक यानी कि देखा जाए जो हथियार निर्यातक जो देश हैं वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, फिर चीन है। लेकिन और सबसे बड़े आयातक देश, सबसे ज़्यादा कौन आयात करता है, कौन खरीदता है विश्व के जो 5 सबसे बड़े देश हैं, देखिए सबसे पहले तो सऊदी अरब है, सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का। दूसरे नंबर पे भारत आ जाता है, तीसरे नंबर पे मिस्र आ जाता है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन आ जाता है। तो ये विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातक और विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक 5 देश हैं। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति रिपोर्ट। यहाँ पे देखा जाए भारत की स्थिति, देखिए यहाँ पे क्या बताई गई कि वर्ष 2011 से 15 के बीच में और वर्ष 2016 से 20 के बीच में सशस्त्रों के आयात में 33% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो हम अभी बहुत ज़्यादा आयात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हथियार बनाना छोड़ा। हम अब क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार हैं, जो भी कुछ इस तरीके के जो चीज़ें हैं, उसका हम अपने ही देश में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका न सिर्फ अब हम आयात पे जोर दे करके, बल्कि हम निर्यात पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो हम अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसी के साथ जो भारत जो है वो हथियार प्राप्तकर्ता शीर्ष देश, जो भारत से जो हथियार प्राप्त करते हैं वो देखिए म्यांमार है, फिर उसके बाद देखा जाए श्रीलंका है, मॉरिशस है। ये सब रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले जो क्लास में इसकी चर्चा की हुई थी। अब आ जाते हैं अगले रिपोर्ट पे। अगला है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन विश्वविद्यालय, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से इसे जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स? ये किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, किसके सहयोग से? सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया इस सूची में? विश्व के 109 शहरों की सूची में सिंगापुर देखा जाए तो पहले स्थान पे। ठीक है, तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में देखा जाए 109 शहरों में सिंगापुर का पहला स्थान है। और भारत के देखा जाए 4 शहरों को शामिल किया गया। कौन से? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कि शीर्ष जो 5 शहर हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, वो सबसे पहले देखा जाए सिंगापुर है, जिसका 2020 में भी पहला स्थान था, 2019 में भी पहला स्थान है। इसको देखिए रेटिंग क्या दिया गया, इसको AAA रेटिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा शहर माना गया है ओवरऑल। दूसरे पे आ जाता है हेलेंसिकी। हेलेंसिकी यानी कि फिनलैंड की राजधानी है ये, और इसको इस बार देखा जाए दूसरा स्थान मिला है। वर्ष 2019 में देखा जाए इसको 8वां स्थान मिला था, काफ़ी ज़्यादा इसने इंप्रूव किया है। वहीं तीसरे स्थान पे जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देखा जाए ज्यूरिख है तीसरे स्थान पे, और इसको जो मिला है ज्यूरिख, जो कि हम बात करें ये स्विट्जरलैंड की राजधानी और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, कई संस्थाओं का हेडक्वार्टर भी है, ध्यान रखिएगा। इसको देखा जाए तीसरा स्थान मिला है, लेकिन इसने एक रैंकिंग ये पीछे हो गया क्योंकि वर्ष 2019 में इसको दूसरा स्थान था। वहीं देखा जाए ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, ऑकलैंड में देखा जाए इस बार चौथा स्थान इसका, इसने काफ़ी इंप्रूव किया है क्योंकि 6वें स्थान पे था पिछले वर्ष। और ये 2 देखा जाए तो इसकी रेटिंग है, जो आपकी रेटिंग है। ठीक है, अगला देखें तो ओस्लो है, ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है, इसका 5वां स्थान है। इसका वर्ष 2019 में तीसरा स्थान था, लेकिन ये अपनी रैंकिंग इसके पीछे हो गई, 2 स्थान खिसक करके 5वें स्थान पे चला गया। लेकिन इसकी जो रेटिंग है तो वो देखा जाए वो AA है। तो ये हमारा ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब वहीं हम देखते हैं कि भारत के जो 4 शहर शामिल किए गए हैं ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, उसका देखा जाए हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा इस बार सभी, लेकिन जो जितने भी भारतीय राज्य थे वो जो शहर शामिल किए गए वो पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्थान को इम्प्रूव न करने की बजाय वो पीछे घिसक गए हैं। देखा जाए जैसे हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसका अगर स्थान देखिए 2019 में 67 था और इस वर्ष 85 हो गया है, इसको CC जो है रेटिंग मिली है। वहीं नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, पिछले वर्ष इसकी 68 थी, इस बार देखिए 68 को ही पलट दीजिए तो 86 हो जाता है, जो कि इस बार इसकी रैंकिंग काफ़ी गिरावट आई है। वहीं पे मुंबई
ठीक है, जिसको पिछले वर्ष 2019 में 78 स्थान मिला था और इस बार 93 स्थान मिला है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी है, इसको देखा जाए 95वां स्थान मिला है, पिछले वर्ष इसको 79वां स्थान मिला था। ठीक है, रेटिंग देखिए इसकी सी रेटिंग है। तो ये था भारतीय शहरों का, जिसमें हैदराबाद, नई दिल्ली, बम्बई और बेंगलुरु, लेकिन इन्होंने अपने स्थान को इम्प्रूव न करने की बजाय ये स्थानों से अपने पिछले वर्ष की तुलना में खिसक गए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिपोर्ट ग्लोबल स्मार्ट सिटी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिपोर्ट देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत क्रमशः चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता देश है। तो सबसे ज़्यादा वैश्विक जो ऊर्जा का उपभोग करता है वो देश कौन सा है? चीन है। दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे यूरोपियन यूनियन है जिसमें कई देश आ जाते हैं, और चौथे स्थान पे देखा जाए भारत है। किस रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक बाजार में स्थिति क्या है भारत की। तो भारत जो है यूएसए, चीन, यूरोपियन यूनियन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार है। तो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार कौन सा है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर यूरोपियन यूनियन है, चौथे स्थान पर भारत है। वहीं बात करें वैश्विक जो है तीसरा स्थान है भारत का कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। ठीक है, वैश्विक स्तर पे। और वहीं बात करें भारत जो है प्रतिवर्ष 250 मिलियन टन शोधन क्षमता, रिफाइनिंग कैपेसिटी के साथ विश्व में चौथा स्थान पे है। और भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल आयातक, जो आपका नेट तेल ऑयल इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा हम जो तेल आयात करते हैं चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट थी। और अगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो आइए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना फ्रेंड 1974 में किया गया था। ठीक है, जो कि एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। कहाँ पे किया गया था स्थापना? पेरिस में किया गया था। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। भारत जो है इसमें वर्ष 2017 में जो भारत इसका एसोसिएट सदस्य बना, और इसके द्वारा एक और रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके द्वारा कौन सी है वो? वर्ल्ड एनर्जी, देखिए रिपोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं और अपने अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा OECD। ठीक है, OECD क्या है? OECD आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट हम देखते हैं। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? ये किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। किस रिपोर्ट को? OECD आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि वर्ष 2021 से 2022 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP यानी कि ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वृद्धि में क्रमशः 7 वृद्धि दर जो रहेगी वो 5.7%, और वहीं पे देखा जाए 2022 में क्या रहेगी? 4.5%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट OECD की, उसमें यह बताया गया है कि जो विश्व की जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो दर रहेगी, ठीक है, वैश्विक GDP की जो वृद्धि दर रहेगी वो 2021 में 5.7 रहेगी, लेकिन ये अगले वर्ष यानी कि 2022 में घट जाएगी जो कि 4.5% रहेगी। इसी में इसने भारत के बारे में जो बताया है कि भारत की जो GDP वृद्धि दर रहेगी 2021 में वो 9.7% रहेगी, और वर्ष 2022 में वृद्धि दर घट जाएगी 7.9% हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। चूँकि बात करें OECD के बारे में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना फ्रेंड किया गया था, जो इसकी स्थापना की गई थी वो स्थापना की, इसका हेडक्वार्टर मेनली पूछता है पेरिस, देख लीजिए। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और इसमें देखा जाए सदस्य इसके 35 सदस्य देश हैं, और ये एक जो आपका अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ठीक है, OECD। अगले में बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इसमें भी वृद्धि दर ही बताया गया है, जो वैश्विक GDP जो वृद्धि दर है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो कि
मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है एडीबी के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड? मनीला है, एशियाई विकास बैंक, और इसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस वर्ष 2021 का जो थीम था, जो विषय था, वो क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन एशिया। ठीक है, और इसमें देखा जाए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो 2021 और 2022 में विकासशील एशियाई की जीडीपी वृद्धि दर जो रहेगी वो 7.1% और 5.4% अनुमानित की गई। तो 2021 के लिए जो विकासशील जो एशियाई देश हैं उनकी जो वृद्धि दर रहेगी 2021 में 7.1 रहेगी, और 2022 में इसने भी घटा दिया है और 5.4% कर दिया है। एशिया जो आपका एशियन डेवलपमेंट जो आउटलुक है उसमें देखा जाए भारत का क्या बताया गया है? भारत की जो वृद्धि दर रहेगी वो 2021 में 10% रहेगी, और 2022 में देखा जाए तो 7.5% जो है वो अनुमानित की गई है। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमें इस जान लेना चाहिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, और ये एक रीजनल, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना देखिए 1966 में की गई थी, और इसमें देखा जाए ये जो बैंक है इसमें वर्तमान में 68 कंट्रीज जो है वो शामिल हैं, और ये बैंक यानी कि एडीबी जो है वो एशियाई देशों में विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन जो है एक रिपोर्ट आई है, जिसको किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भी जो विश्व की जो जीडीपी वृद्धि दर है और जो भारत की वृद्धि जो दर है वो बताया गया, लेकिन बेसिकली इसमें भारत की जो भारतीय हम शामिल करेंगे। तो इस रिपोर्ट में कौन सी जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है जो कि IMF के द्वारा जारी किया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो जीडीपी की जो वृद्धि दर रहेगी वर्ष 2021 में वो 9.5% रहेगी, और 2022 में देखा जाए तो वो 8.5, यानी कि 2021 में जो है 9.5 और 2022 में वो घट जाएगी, 8.5% हो जाएगी। ऐसे होने की संभावना, प्रोजेक्शन जो है वो व्यक्त किया गया है IMF की रिपोर्ट में। IMF की फ्रेंड बात कर रहे हैं तो IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड वाशिंगटन DC है। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है, दोनों साथ में ही जो है वाशिंगटन DC है। इसमें वर्तमान में देखिए फ्रेंड 190 मेंबर है, और जो 190वां जो मेंबर बना है वो एंडोरा बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 190 मेंबर है, और जो 190वां जो सदस्य बना है वो बना है एंडोरा। एंडोरा फ्रेंड एक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है, जो देखेंगे फ्रांस और स्पेन की, अगर आप मैप देख रहे होंगे तो फ्रांस देखेगा और स्पेन देखेगा, उसी के बीच में एंडोरा जो है वो स्थित है, और ये एक लैंडलॉक, एक स्थल रुद्ध देश है, और ये IMF का जो है 190वां सदस्य देश बना है। ठीक है, IMF की मुद्रा फ्रेंड कौन सी होती है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड के भी नाम से जानते हैं, SDR। ठीक है, तो ये चीज़ ये हो गया आपका, ये हम लोगों ने IMF के बारे में देख लिया। ठीक है, अगला है हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNCTAD के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में यानी कि वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट थी उसकी जो थीम देख लीजिए क्या है, वो है सतत सुधार में निवेश, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी, जो कि रिपोर्ट में वर्ष 2020 के आंकड़ों के आधार पर निवेश प्रवाह का विश्लेषण किया गया। तो FDI पे हम देखेंगे कि ये जो UNCTAD के द्वारा जो विभिन्न देशों में जो FDI फ्लो हुआ है उसको देखेंगे, तो रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया है कि जो FDI अंतर प्रवाह जो शीर्ष 5 देश है, सबसे पहला स्थान है वो USA का है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे FDI था, लेकिन इस बार इसमें FDI में कमी आई है वर्ष 2019 से 2020 की तुलना में। जहाँ वर्ष 2019 में FDI गया था USA में $261 बिलियन, वहीं देखते हैं हम 2020 में 156 बिलियन डॉलर जो है वो FDI फ्लो हुआ है। इसी के साथ साथ USA जो है वो शीर्ष पहले स्थान पे है, पिछले वर्ष भी इतना ही था। दूसरे स्थान पे भी चाइना अपना स्थान बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी FDI का फ्लो कम हुआ है। इस बार $149 बिलियन था, वहीं वर्ष 2019 में $141 बिलियन था। हांगकांग का स्थान फ्रेंड सुधरा है। हांगकांग जो था वो 5वें स्थान पे था 2019 में, इस बार तीसरे स्थान पे। सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त करता देश है हांगकांग, तीसरे स्थान पे। इसका देखा जाए 74 था बिलियन डॉलर कब 2019 में, इस बार 2020 में देखा जाए तो
इसका 119 बिलियन जो है FDI फ्लो हुआ है। चौथे स्थान पे है, देख लीजिए सिंगापुर, इसका स्थान गिरा हुआ है, तीसरे स्थान से था ये चौथे स्थान पे। भारत का स्थान काफ़ी इंप्रूव हुआ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भारत है। तो 5वें स्थान पे भारत जो है सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करता देशों में 5वां स्थान प्राप्त है। सबसे ऊंचा स्थान से अमेरिका का है, 5वें स्थान पे भारत आ जाता है। और इसने इंप्रूव किया है 2019 की तुलना में, क्योंकि 2019 में इसका स्थान 8वां था और इस बार भारत को देखा जाए $64 बिलियन का जो है इसको FDI प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2019 में $51 बिलियन था। तो ये था हमारा FDI था। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स थे, जो सूचकांक थे, एक एक करके जो है हम क्विक रिवीजन करेंगे। उसके पहले चूंकि हम लोगों ने अंकटाड के बारे में बात किया, तो अंकटाड फ्रेंड, अंकटाड जो कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1964 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी पढ़ लीजिएगा अलग से। यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक करके हम रिपोर्ट्स पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 है। हम क्विक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 इस बार ये 14वां संस्करण था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में इस वर्ष देखा जाए तो 132 देश शामिल थे, जिसमें जो शीर्ष देश था वो था स्विट्जरलैंड। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो शीर्ष देश था वो था स्विट्जरलैंड था, और दूसरे स्थान पे जो है स्वीडन है, फिर तीसरा स्थान अमेरिका है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वां स्थान मिला है, जो कि पिछले वर्ष इसका 48वां स्थान था। ठीक है, और इसमें देखा जाए इस रिपोर्ट में जो सबसे अंतिम स्थान मिला है 132वें पे वो है अंगोला, और 131 पे देखा जाए यमन है। अगर हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से तुलना करें तो चाइना जो है हमसे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, उसका 12वां स्थान है वैश्विक नवाचार सूचकांक पे। लेकिन जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, वो हमसे नीचे स्थान पे है। तो श्रीलंका का देखा जाए तो 95वां स्थान है और पाकिस्तान का देखा जाए 99वां स्थान है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, और खासकर ये चीज़ कितने देशों में है ये चीज़। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देशों में भारत का 46वां स्थान है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार देखा जाए 116 जो सदस्य देश शामिल थे, जिसमें से देखा जाए सबसे जो भूखा देश है वो 116वां स्थान है, शीर्ष पे मिला है, वो उसको मिला है सोमालिया को मिला। ठीक है, और अगर हम सबसे देखा जाए यहाँ पे फ्रेंड देखिए, इसको उल्टा ये चीज़ लिखना था, यहाँ पे बेलारूस होना चाहिए शीर्ष पे। देखा जाए सबसे अगर इम्प्रूव है, यहाँ पे जो सबसे नीचे होगा ना वो चीज़ देखा जाए तो बेलारूस को सबसे टॉप पे मिला है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति जो है वो सोमालिया की है। और वहीं भारत की जो है रैंकिंग देखिए 101वें स्थान पे है। भारत जो है 116 देशों में पिछले गत वर्ष जो था वो 94वें स्थान पे था। अगर बात करें हमसे सारे लोग इंप्रूव है, हमारे पड़ोसी नेपाल की भी स्थिति हमसे ठीक है, 76 स्थान पे है। बांग्लादेश की भी स्थिति हमसे ठीक है, जो कि 76वें स्थान पे बांग्लादेश भी है। वहीं पाकिस्तान का देखा जाए 92वें स्थान पे है 116 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो देखा जाए भारत जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला जो है 116 देशों में 101वें स्थान पे है। बेलारूस जो है टॉप पे है, और सबसे अंतिम स्थान जो सबसे गंभीर स्थिति है वो सोमालिया की, फिर यमन की है। ठीक है, अगला है हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया है फ्रेंड कोर्टेवा एग्रीसाइंस के द्वारा जारी किया गया है। और इस वर्ष कितने देशों को शामिल किया गया था? 113 देशों को शामिल किया गया है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जिसमें से भारत का स्थान देख लीजिए 71वां स्थान है। ठीक है, तो 113 देशों में जो टॉप देश थे किसमें? वैश्विक खाद्य सुरक्षा में, फूड सिक्योरिटी में, तो वो देखिए आयरलैंड टॉप पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे यूके है। भारत का स्थान 71 है 113 देशों में। और वहीं पे भारत के पड़ोसी में देखिए तो इस समय हमसे अगर कोई ठीक है तो वो है चाइना, जो कि 34 स्थान पे है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में। नेपाल की स्थिति 79 है और बांग्लादेश की स्थिति फ्रेंड 84 है। अगला है हमारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक। ठीक है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया था वैश्विक युवा विकास सूचकांक में? 181 देशों में, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 122वां स्थान है। ठीक है, तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 122वां है 181 देशों में। तो टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, दूसरे पे देखा जाए स्लोवेनिया है, तीसरे पे नॉर्वे है। वहीं अंतिम पे देखिए जो है एक अफ्रीकन कंट्री चार्ट है, फिर उसके बाद अफ्रीकन कंट्री 180 पे देखा जाए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान की देख लीजिए 178 स्थान है,
बहुत ही दयनीय है। और चीन जो है वो हमसे फिर भी बहुत इम्प्रूव है उसकी स्थिति वैश्विक युवा विकास में 62 स्थान पे। ठीक है, अगला चलते हैं। कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट जो है 2021, ये किसके द्वारा जारी की गई? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। कितने देशों को इसमें बनाया गया, आधार लिया गया था? 40 देशों को लिया गया था। 40 देशों के कितने शहरों को? 100 शहरों को लिया गया था। तो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट जो कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया, 40 देशों के 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 32 जो हैं जो बेंगलुरु को स्थान मिला है, भारतीय शहर 49वां स्थान मिला है, और वहीं दिल्ली को 55 स्थान उसको मिला है। चाइना का देख लीजिए 15वें स्थान पे है, और विश्व में जो सबसे जो है टॉप पे कोविड इनोवेशन रिपोर्ट में अमेरिका है, फिर इजराइल है, फिर कनाडा है। ठीक है, अगली रिपोर्ट देखें। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? कुशमैन एंड वेटफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। कौन से देश हैं, कितने देशों को शामिल किया गया? 47 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की स्थिति देख लीजिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में दूसरा स्थान है, पिछले वर्ष जो कि इसका तीसरा स्थान था। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, बहुत जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान जो कि दूसरा है। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे अमेरिका है। चीन देखिए टॉप पे है पड़ोसी देशों में, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कुशमैन एंड वेटफील्ड के द्वारा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की, एक बार फिर से कर लेंगे। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। कितने देशों के लिए? 194 देशों के लिए, जिसमें भारत की स्थिति देखिए 10वीं है, जो कि विगत वर्ष कितनी थी? 47 थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया। चाइना से भी स्थिति अच्छी है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में। भारत 10वें स्थान पे है, 194 स्थान पे। ठीक है, काफ़ी इंप्रूव किया है। वहीं अगर हम टॉप की बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में, तो अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे यूके, और साथ ही साथ संयुक्त अरब, तीसरा स्थान है एस्टोनिया। वहीं अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं भारत की, तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो स्थिति है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में वो है 79, और वहीं पे चीन की देखा जाए तो 33वें स्थान है। तो काफ़ी हमारे लिए हमने काफ़ी इंप्रूव किया है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। अगला है हमारा सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2021 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। कितने देशों के लिए? 165 देशों के लिए, जिसमें भारत की स्थिति देख लीजिए क्या थी? भारत की स्थिति है 20वीं। ठीक है, भारत को 20वां स्थान मिला है, जो कि गत वर्ष था, पिछला वर्ष था, उसमें 117 स्थान था। तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति थोड़ा सा खराब हुई है, 3 स्थान पीछे गया है, 120वें स्थान पे चला गया है। 120 स्थान है 165 देशों में। टॉप पे देखा जाए सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो टॉप पे है, स्वीडन देखा जाए वो सेकंड स्थान पे, डेनमार्क जो है वो अपना तीसरे स्थान पे। अंतिम स्थान 165 देश में देखा जाए 165 स्थान पे बैठा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री। और वहीं पे अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका जो है, जिसका स्थान हमसे काफ़ी अच्छा है, हमसे सब अच्छे इस समय। श्रीलंका 87वां, भूटान 75, और वहीं पे देखा जाए जो है चीन है वो 57 है। ठीक है, तो ये था सतत विकास रिपोर्ट। अगला है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इस वर्ष कितने देश शामिल थे? जो कि 15वें संस्करण में 163 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत की स्थिति 135 थी, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ये इम्प्रूव हुआ है 139 से। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है, वैश्विक शांति सूचकांक जिसमें 163 कंट्री थी, भारत की स्थिति 135 है, जो कि टॉप पे देखा जाए आइसलैंड है, और दूसरे पे न्यूजीलैंड है, और तीसरे पे डेनमार्क है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, और सबसे जो है गंभीर स्थिति में वो है अफगानिस्तान में, यहाँ किसी भी तरह की कोई शांति नहीं है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें 163 कंट्री में अंतिम स्थान पे देखा जाए तो अफगानिस्तान बैठा है, 164 पे देखा जाए तो यमन है, 163 पे सीरिया है। वहीं भारत की स्थिति 135 है, पिछले वर्ष की तुलना उसने इंप्रूव किया है, और पहले स्थान पे आइलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। वहीं पाकिस्तान की बात करें या फिर पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारे से जो है पाकिस्तान की स्थिति सिर्फ हमसे खराब है, 150वें स्थान पे है। ठीक है, लेकिन बात करें जो नेपाल की स्थिति ठीक है 85वें स्थान पे। भूटान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, 22वें स्थान पे जो है भूटान है वैश्विक शांति सूचकांक पे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है,
तो ये जो उदारता के आधार पे सबसे परोपकारी देश है, जो कौन सा देश है वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स में, हमें ये बताएगा, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें कितने देश शामिल हैं, 114 देश शामिल हैं। और सबसे परोपकारी देश देखिए कौन से हैं, इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया। कितना सोचने वाली बात है, जो देश खुद अपने संघर्ष करें। केनिया की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, नाइजीरिया की स्थिति आप परिचित होंगे, अफ्रीकन कंट्री। इंडोनेशिया भी इतना कोई खास डेवलप नहीं है, उसके बावजूद भी ये विश्व के परोपकारी देशों में टॉप पे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपने उदार देश की श्रेणी में जो आते हैं, इंडोनेशिया आता है, फिर केनिया आता है, फिर नाइजीरिया आता है। वहीं अगर हम भारत की स्थिति बात करते हैं फ्रेंड, भारत जो 14वें स्थान पे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा भारत ने इम्प्रूव किया है पिछले वर्ष की तुलना में। ये 82वां स्थान था, देखा जाए 68 जो है वो उसने छलांग लगाई और डायरेक्ट 14वें स्थान पे पहुंच गया भारत वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स में। चूँकि आपको पता ही है कोविड महामारी के प्रकोप से जो विश्व को बचाने के लिए जो भारत ने वैक्सीन मैत्री, ठीक है, वैक्सीन मैत्री जो अभियान चलाया, ये वैक्सीन मैत्री जो पहल चलाई, इसके तहत इसने कई देशों की मदद किया और इस वजह से भारत की स्थिति जो है वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई और भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया, ठीक है। किस रिपोर्ट में, वर्ल्ड गेमिंग रिपोर्ट में, जो कि पिछले वर्ष कौन सी थी फ्रेंड, 82 जो था स्थान था और अभी डायरेक्ट हम 14 स्थान पे आ गए। वहीं बात करते हैं जापान की, जापान को 114वां स्थान मिला है और फिर 113वां स्थान पे पुर्तगाल है, 112वें स्थान पे देखिए बेल्जियम है। पाकिस्तान की स्थिति 107वीं है और वहीं चीन की स्थिति हमसे बिल्कुल ही ख़राब है। हम देख लीजिए परोपकार जो हमारा इतिहास रहा है, जिस तरह का देश है, हमारी संस्कृति रही है, हमने हमेशा दूसरों को दूसरे के लिए किया है, ठीक है, वो हमें बता भी रहा है। तो ये हमारी हमेशा से संस्कृति रही है। तो हमारा जो वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स में देखिए 14वां स्थान है और सबसे पहले देख लीजिए इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया। सीखना चाहिए हमें इन लोगों से। अगला है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, कौन सा था संस्करण फ्रेंड, 27वां था और ये किसके द्वारा जारी किया गया, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। कितनी कंट्रीज़ थे, 184 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें से देखा जाए भारत का 121वां स्थान है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 184 में 121वां स्थान है, जिसमें से पहला स्थान देख लीजिए सिंगापुर का है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। वहीं अंतिम स्थान में यानी कि 184 पे उत्तर कोरिया है, 183 पे वेनेजुएला है और 182 पे क्यूबा है। पड़ोसी देशों की बात करें तो जो बांग्लादेश का 120वां स्थान है, भूटान का 109वां स्थान है और चीन का 107वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला हमारा चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जो कि चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 104 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का 49वां स्थान है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में फिनलैंड को टॉप पे रखा गया है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड को, तीसरे स्थान पे सिंगापुर को और वहीं अंतिम स्थान पे देखा जाए नाइजीरिया जो कि 102 स्थान पे है और यहाँ पे देखा जाए जो जिम्बाब्वे जो 103 पे और अंतिम देख लीजिए वेनेजुएला जो है वो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में जो है वो वेनेजुएला एकदम अंतिम पे आता है। और इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड, 49वां। पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका 74 है, वहीं पाकिस्तान का स्थान जो है 90 है और 92 स्थान पर नेपाल है, ठीक है। अगला है हमारा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें 120 देशों को शामिल किया गया है। समावेशी इंटरनेट जो आपका इंटरनेट सूचकांक है और भारत का स्थान कितना है 49वां स्थान जो है वो भारत का है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक है उसमें टॉप पे देखिए स्वीडन है, फिर यूएस है, फिर स्पेन है और अंतिम में देखिए क्या है बुरुंडी है, फिर लाइबेरिया है, फिर प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो है। इंटरनेट जो आप समावेशी इंटरनेट सूचकांक में जो अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो 77वें स्थान पे श्रीलंका है, 83 स्थान पे नेपाल है, 90 स्थान पे पाकिस्तान है। हमसे मतलब हम लोग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 49 स्थान है भारत का। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 9वां संस्करण था 2021 का और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। और ये कितने देशों को शामिल किया है, 40 देशों को शामिल किया है, 140 देशों को
और वहीं पे देखा जाए भारत की स्थिति देखिए 139 है, जो कि विगत वर्ष में कितनी थी 144। तो भारत ने 5 स्थान को इंप्रूव किया है, 139 पे आ गया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। वहीं पे बात करें जो टॉप पे देखिए कौन है, फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर उसका स्विट्जरलैंड है, और अंतिम पे देखिए कौन है, अंतिम पे देखा जाए तो अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद देखा जाए तो जो कि यहाँ पे जिम्बाब्वे है। फ्रेंड यहाँ पे तो इम्प्रूव कर लीजिएगा, मैं भी ध्यान नहीं दी, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे भी, माफ़ करिएगा। 149 कंट्रीज़ है, ठीक है, 149 कंट्रीज़ में निकाला गया, जिसमें अंतिम देखिए अफगानिस्तान है। इसको सही कर देंगे, अभी पीडीएफ में भी आपके सही कर देंगे। और यहाँ पे देखा जाए फिनलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान 139 है, जो कि पिछले वर्ष कितना था 144 था। पाकिस्तान देखिए 105वें स्थान पे, 87 पे नेपाल है, फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका 84 स्थान पे चीन है। अगला है हमारा मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देश हैं, 189 देश हैं। भारत का स्थान क्या है, 131 का है। कितने पिछले वर्ष की तुलना में इसका स्थान 2 स्थान पीछे हुआ है, 129 था, इस बार 131 हो गया है। पहले स्थान पे मानव विकास सूचकांक में देखा जाए नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। अंतिम पे देखिए 187 पे हमें दिखेगा कि चार्ड है, फिर 188 पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, एकदम अंतिम पे देखा जाए तो नाइजर है, ठीक है, नाइजर है, नाइजीरिया नहीं नाइजर है 189 पे। पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान की स्थिति देखिए 154 है, वहीं पे बांग्लादेश की स्थिति 133 है, और चीन की देखा जाए तो 185 है। तो वैश्व जो मानव विकास सूचकांक ये होगा। आगे देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जो कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों को शामिल किया गया था, इसमें 57 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति जो है वो 10वीं थी, और पिछले वर्ष कितनी थी, वो पिछले रिपोर्ट में जो था वो था आपका 9वां था, ठीक है, 9वां था। और यहाँ पे देखा जाए जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में देखा जाए तो सबसे लास्ट में देखा जाए तो ये है आपका चीनी ताइपे, फिर मलेशिया है, फिर 55वें स्थान पे कजाकिस्तान है, और जापान की देख लीजिए स्थिति क्या है, वो 45 में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलवायु की वजह से काफ़ी आपदाएं आती हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी सेंसिटिव एक कंट्री है। फिर चीन का 33वें स्थान पे, भारत का देख लीजिए 10वां स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, कुछ इंडेक्सेस है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अगला है हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 का देखा जाए किसके द्वारा जारी किया गया था, एल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था। कितनी कंट्री है, 180 कंट्री है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो कि 180 देशों में भारत की स्थिति देखिए क्या है, 168 है, जो कि पिछले वर्ष तुलना में 177 से 168 इंप्रूव किया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वहीं बात करें अंतिम स्थान पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो लाइबेरिया जो है अंतिम स्थान पे है, वहीं 179 स्थान पे म्यांमार है। पड़ोसी देशों में फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए नेपाल जो कि 145 पे है, 142 पे आपका पाकिस्तान है, फिर चीन है। फ्रेंड पड़ोसी देशों को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम इन्हीं इंडेक्सेस को ज़्यादा देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि तुलनात्मक है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह भी अलग से। यहाँ पे देखा जाए अगर हम बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक जो कि 33वां संस्करण था, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। और इस वर्ष यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा समता सूचकांक 2021 में 64 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति देखिए 43 है, जो कि पिछले वर्ष में 43 ही थी। टॉप पे देख लीजिए स्विट्जरलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की स्थिति देख लीजिए 142 थी, जो कि पिछले वर्ष भी 142 ही थी। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 180 देशों में 142 है। और वहीं हम बात करते हैं टॉप पे तो नॉर्वे जो है पहले स्थान पे, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, और अंतिम स्थान पे देखिए इरिट्रिया है 180 स्थान पे, 179 पे उत्तर कोरिया है, ठीक है। चीन का स्थान देख लीजिए 177 है। वहीं अब कोविड प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं 2021 की, तो इस बार देखिए ये कोविड जो प्रदर्शन सूचकांक में शामिल हो जाता है, इस बार कोविड की वजह से जो भी रहा तो उस वजह से शामिल करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लोवी इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसके द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसमें 98 जो है कंट्री को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का 86 स्थान है, ठीक है, कोविड-19 जो प्रदर्शन सूचकांक में। वहीं बात करें टॉप पे देखें न्यूजीलैंड है, फिर वियतनाम है, फिर ताइवान है, और अंतिम में देखा जाए कौन सा है, अंतिम में देखेंगे तो 98 स्थान पे ब्राज़ील है, फिर 77 पे देखा जाए तो मैक्सिको है, फिर कोलंबिया है, ठीक है।
अगला देखते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक था, ये वही चीज़ें हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो कि 180 देश का, भारत का देख लीजिए 7वां स्थान है, पिछले वर्ष जो था 5वां था। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास जो है उनको टॉप में शामिल किया गया, अफगानिस्तान को 6वां स्थान दिया गया है। वहीं देखा जाए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कितने देशों के लिए जारी किया गया है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, वो जारी किया गया है फ्रेंड 180 देशों के लिए, जिसमें से देखा जाए भारत का 86वां स्थान था, पिछले वर्ष देखा जाए तो 80 स्थान था। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत का 6 स्थान खिसक गया है, 86 स्थान पे चला गया है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। टॉप पे देखा जाए न्यूजीलैंड और डेनमार्क, 88 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो वो पहले स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे देख लीजिए जो 179 पे सोमालिया है और दक्षिण सूडान, ये दोनों ही जो है अंतिम स्थान पे हैं और 12 स्कोर के साथ हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चीन का देख लीजिए क्या है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 78 स्थान है, 144 पे पाकिस्तान है। वैश्विक ऊर्जा संस्करण जो है संक्रमण जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देखा जाए किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 115 देशों में भारत का देखिए स्थान क्या है, भारत का स्थान 87 है। ठीक है, पिछले वर्ष कितना था, 74 था। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में पहला स्थान देखिए स्वीडन का है, फिर नॉर्वे का है, फिर डेनमार्क का है। ठीक है, अगला देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो कि इंसिड के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 132 देशों को शामिल किया गया, जिसमें देखा जाए तो 72 स्थान पे भारत है और पिछले वर्ष इसका 2019 में 80वां स्थान था। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देखा जाए स्विट्जरलैंड टॉप पे है, फिर अमेरिका है, फिर सिंगापुर है। अंतिम में देखा जाए यमन है, फिर अंगोला है, फिर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में प्रश्न भी आया था पेट वाले क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में विश्व में सबसे जो विश्वसनीय पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी करता है। ये बताता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है। कितने देशों के लिए जारी किया गया, 193 देशों के लिए जारी किया गया, जिसमें भारत की स्थिति देखिए 90 है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 84 6 स्थान घिसक गया है, 90 स्थान पे आ गया है। सबसे जो विश्वसनीय पासपोर्ट है वो है जापान का है और दूसरा स्थान देखिए किसको मिला है, सिंगापुर का। तीसरे स्थान पे 2 देश हैं जिसमें साउथ कोरिया है और फिर जर्मनी है। अंतिम देख लीजिए जो स्थान मिला है 193 देशों में देखा जाए तो यहाँ पे हम अफगानिस्तान को देख रहे हैं और फिर इराक को देख रहे हैं, फिर सीरिया को देख रहे हैं। ठीक है, आगे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 किसके द्वारा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 167 कंट्री हैं। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 167 कंट्री में भारत का 53 स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान ये पीछे खिसक गए हैं, 51 था 53 हो गया है। और इस बार देखिए नॉर्वे, फिर उसके बाद आइसलैंड और फिर स्वीडन है। ठीक है, टॉप पे है किसमें, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। और एकदम देखा जाए तो 167 पे नॉर्थ कोरिया है, 66 पे देखा जाए 166 पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर 165 पे देखा जाए तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है, अफगानिस्तान देख लीजिए, ध्यान रखिएगा 139 स्थान पे अफगानिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश का भी हमसे पीछे है और यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान में हमसे पीछे है। तो यहाँ पे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। कितने देशों के लिए, ध्यान रखिएगा 82 कंट्रीज के लिए। ठीक है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक में 100 जहाँ पे देखा जाए 82 यानी कि 82 कंट्रीज में कितना कौन सा स्थान है, भारत का 76 है, बहुत अच्छा स्थान नहीं है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी में, 82 में 76 स्थान मिल रहा है। वहीं पे डेनमार्क टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, फिनलैंड जो है थर्ड पे है। अंतिम देखा जाए 82 स्थान पे कोस्ट आइवरी है, फिर सेनेगल है, फिर देखा जाए 80 स्थान पे कैमरून है। बात करते हैं पड़ोसी देशों की तो 45 पे चीन है, फिर 79 पे पाकिस्तान है, फिर 78 पे बांग्लादेश है। अगला है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि जारी किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। वो जारी किया गया कितने देशों के लिए, 200 से अधिक देशों के लिए, जिसमें भारत का स्थान 50वां है जो कि गत वर्ष में कितना था, पिछले वर्ष में 54 था। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे रहा है वो दक्षिण कोरिया रहा है, फिर सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड। चीन का स्थान 16वां है।
और फ्रेंड के अंतिम में आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंडेक्सेस है, लेकिन पूछा जाता है क्या किया जा सकता है। तो इस बार देखा जाए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया था, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया। कितने कंट्रीज़ के लिए, 53 कंट्रीज़ के लिए। इसमें भारत का स्थान 40वां है, जो कि पिछले वर्ष भी 40वां था। तो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में पहला स्थान जो मिला है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम को मिला है, तीसरा जर्मनी को मिला है। और वहीं बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उसको पाकिस्तान को देखा जाए 52, और वहीं चीन को जो है वो 36वां स्थान मिला है। चीन हमसे काफ़ी इंप्रूव है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखा जाए, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार देखा जाए तो 156 कंट्री में भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। 140 जो स्थान पे है, कितने पिछले 112 था और काफ़ी ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हुई, 140वें स्थान पे पहुंच गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। टॉप पे देखा जाए 156 कंट्री में पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो अंतिम में 156 में, तो अफगानिस्तान है, फिर यमन है, फिर अपना देखा जाए इराक है। अंतिम हमारा देखेंगे आज का मानव पूंजी सूचकांक, जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 174 कंट्री के लिए किया गया, जिसमें से जो भारत का स्थान था 116वां स्थान है, पिछले वर्ष 115वां था। और पहले स्थान पे वैश्विक पूंजी सूचकांक पे जो है वो सिंगापुर है, दूसरे पे हांगकांग है, तीसरे पे जापान है। अंतिम में देखें 174 पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है। देखिए फ्रेंड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक और भी रिपोर्ट जारी की जाती थी, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को ख़त्म कर दिया गया है, अब समाप्त कर दिया जाएगा है, अब इसको नहीं जारी किया जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी लास्ट में, जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 190 देशों में, कितनी थी ध्यान रखिएगा, 63 में थी। ठीक है, काफ़ी 63 था, 190 देशों में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती थी। अब इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स की क्लास में, कारण क्या थे। ठीक है, तो इस तरीके से थे हमारे इंडेक्सेस। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं जीआई टैग में। ठीक है, भौगोलिक संकेतक, इसके बारे में देख लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है, कैसे है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जीआई टैग पहली बार दिया किसे जाता है, तो जीआई टैग या फिर भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझे फ्रेंड, तो जीआई टैग क्या है, एक तरीके से एक वस्तु है जिसको कानूनी दर्जा दिया जाता है, एक कानूनी दर्जा होता है। ठीक है, टैग जो हो गया एक कानूनी दर्जा है, जो मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट उत्पादों, जैसे कि कौन कौन से हो गए, कृषि उत्पाद हो गया, प्राकृतिक हो गया, हस्तशिल्प हो गया, जो हाथों के बने हुए उत्पाद होते हैं, जो औद्योगिक सामान होते हैं, इन औद्योगिक सामानों को, इन उत्पादों को क्या दिया जाता है, कानूनी दर्जा दिया जाता है। क्या हो गया, उसी कानूनी दर्जे को हम जीआई टैग कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो प्रदान करता है, जो कि हमने क्या बात किया, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 10 वर्ष या उससे ज़्यादा जो समय से वो उत्पादन कर रहे हैं या निर्मित कर रहे हैं, ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है जीआई टैग। और ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ओवरऑल अगर बात करें तो एक संस्था है वीपो। वीपो क्या नाम है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मुताबिक जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो एक तरह का लेबल होता है। ठीक है, लेबल होता है किस बात के लिए, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक स्थिति जो है वो पहचान दी जाती है कि ये भैया ये वस्तु है, ये प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर इसी क्षेत्र के लिए है, ये पर्टिकुलर इसी क्षेत्र विशेष में इसको उत्पादन किया जाता है, ये इसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, इसी जलवायु से संबंधित है, यानी कि क्षेत्र विशेष जो हो गया, एक लेबल मिल गया किसी वस्तु को। ठीक है, एक भारतीय संसद के द्वारा एक अधिनियम पास किया गया था 99 में, ध्यान रखिएगा 99 में, जिसको 99 में भारत की संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है वो लागू किया था। और इस आधार पे, इसी आधार पे भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी विशिष्ट वस्तु को कानूनी अधिकार दिया जाता है जो कि उस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो एक किसी भी, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु को जब हम जीआई टैग देते हैं तो वो जो जीआई टैग जो अधिकार मिल जाने के बाद उस वस्तु को वो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य रहेगा, 10 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी वस्तु को जीआई टैग दे दिया गया सरकार के द्वारा, तो वो वस्तु जो है, वो जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। ठीक है, और फिर देखा जाए
तो एक तरीके से इसका लाभ अगर हम बात करें, क्या क्या लाभ हो सकते हैं जब भी हम किसी वस्तु को जीआई टैग देते हैं, तो उसके कुछ विशेष लाभ होते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया गया, यानी कि अगर हम किसी क्षेत्र में कोई वस्तु है जिसको हमने जी टैग दिया, उसको हमने कानूनी संरक्षण, कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा उस वस्तु को संरक्षण किया जाएगा। उस वस्तु का किसी भी तरह का अनधिकृत प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा सकेगा उसका अनधिकृत प्रयोग पे। और जब हम किसी वस्तु को जीआई टैग देते हैं तो किसी जो भौगोलिक क्षेत्र में जो उत्पादित होने वाली जो वस्तु है उनका महत्व बढ़ जाता है, और जब उसका महत्व बढ़ जाता है तो उस वस्तु का जो कि स्थानीय उत्पाद था उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको क्या मिलेगा, पहचान मिलने लगेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान मिलेगा तो उस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा, उस क्षेत्र से संबंधित जो वस्तु है जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले उसको निर्यात बढ़ेगा, उसका निर्यात बढ़ने का तो उस क्षेत्र विशेष का क्या होगा, एक उसके आर्थिक आय बढ़ने लगेगी। तो ये सब जीआई टैग का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक लोगो बना हुआ है जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं। प्रश्न यहाँ से आ चुका है फ्रेंड कि जीआई टैग का क्या है, जो लोगो है, जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, अतुल्य भारत का अमूल्य निधि। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। तो पूछा है कि अतुल्य भारत का अमूल्य निधि किसका टैगलाइन है, किसका आदर्श वाक्य है, वो है जो हम जीआई टैग देते हैं उसी से संबंधित है। अब आ जाते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें से सबसे देखा जाए कौन कौन से हैं जीआई टैग, किन किन क्षेत्रों को दिया, किन किन वस्तुओं को दिया गया और किससे संबंधित है, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया है वो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जीआई टैग है और यहाँ से संबंधित राज्य है। सबसे पहला देखिए काला चावल। ठीक है, तो काले चावल को जीआई टैग जो कि किससे संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम चावल या चीकू, तो वाडा कोलम चावल और चीकू जो कि पालघर महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको जीआई टैग मिला। मिठाई मिहिदाना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तेजपुर लीची असम से संबंधित है। ठीक है, और अगला है हमारा फाजिल आम जो कि पश्चिम बंगाल का है, फाजिल आम, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और सोहराय व कोहबर कला जो कि झारखंड से संबंधित है। अगला है हमारा काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फेनी। फेनी बड़ा चर्चा में था फ्रेंड, अभी हाल ही में चर्चा में था अक्टूबर वगैरह के माह में भी। तो फेनी जो है वो गोवा की एक वाइन है, एक ड्रिंक है वहाँ की, और ये काजू से बनी होती है, हेरिटेज ड्रिंक है फेनी जो कि गोवा से संबंधित है। कांटेदार बैगन बेल्लोर कर्नाटक से तमिलनाडु से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ग्रीन एंड व्हाइट टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी जो कि दार्जिलिंग से है, उसको भी जीआई टैग मिला है फ्रेंड, जो कि जीआई टैग। और समझे, आपको अब ये भी पता होना चाहिए 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को ही जीआई टैग प्रदान हुआ था। तो भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था वर्ष 2004 में। ठीक है, और इस बार अभी ग्रीन टी और व्हाइट टी भी आ जाए तो दार्जिलिंग कर देना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। गुलबर्गा तूर दाल जो है कर्नाटक से संबंधित है। तेलिया रुमाल तेलंगाना से संबंधित, इसको भी जीआई टैग मिला। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला। ध्यान रखिएगा, चावल पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि चिन्नौर चावल, हम जनरली चावल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ये सोच लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश का है। सरभज्जा मिठाई सुरपुरिया मिठाई जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का, मिठाइयाँ जनरली पश्चिम बंगाल हो जाए। ठीक है, कन्याकुमारी लौंग है जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए करुपुर कलमकारी पेंटिंग जो है वो तमिलनाडु की है। काला कुरु रुचि वुड जो कार्विंग है वो देखा जाए तमिलनाडु का, ये भी है। और यहाँ पे देखा जाए तो सफ़ेद प्याज अभी हाल ही में मिला है, अलीबाग महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज। महोबा का पान इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश है, भारत क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। और सोजत मेहंदी जो है राजस्थान से संबंधित, ध्यान रखिएगा। मीठा खीरा जिसे हम नागा खीरा भी कहते हैं, अगर नागा खीरा तो आप लोग इजी लगा लेंगे, नागा खीरा यानी नागालैंड, लेकिन यहाँ मीठा खीरा दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नागालैंड है ये। जोडीमा राइस वाइन फ्रेंड, यहाँ की एक असम की जनजाति है जोडीमा, उसी के द्वारा इस वाइन को बनाया जाता है चावल के से। तो जोडीमा राइस वाइन जो कि असम से है, और हाथी मिर्च जो कि मणिपुर से है। ठीक है, तामेंगलोंग जो है, तामेंगलोंग संतरा जो है मणिपुर से है, और जलगांव केला जो कि महाराष्ट्र से है। ये था जीआई टैग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो जीआई टैग जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। क्विक रिवीजन करिएगा, फटाफट पढ़ लिएगा। मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि आपको एक चार्ट दे देगा, वस्तु दे देगा, नाम दे देगा, पूछ देगा किस राज्य से संबंधित है। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, वहीं से ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, कि हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं और आपका अनावश्यक समय किल कर रहे हैं, कोई भी मतलब उसका नहीं है। जहाँ से प्रश्न इसी तरह
के बनता है कि भाई जीआई टैग का किसी वस्तु का नाम दे देगा और आपसे पूछ देगा ये किस वस्तु जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। अगला है आपदाएं या फिर दुर्घटनाएं। एक तरफ फ्रेंड आपदा दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति दी हुई है, फिर माँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उससे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखा जाए सुलावेसी भूकंप आया था। तो सुलावेसी जो है यहाँ पे ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुलावेसी जो कि इंडोनेशिया में है। और सुलावेसी में ही फ्रेंड हमें एक सबसे प्राचीन जो है ना गुफा मिली है, तो जिसपे चित्र, ठीक है, तो गुहा चित्र जो गुफा मिली है वो सुलावेसी आइलैंड पे ही मिली है जो कि इंडोनेशिया में है। और सुलावेसी पे ही देखा जाए भूकंप आया था जो कि इंडोनेशिया में है। तो सुलावेसी भूकंप इंडोनेशिया से, सुलावेसी आइलैंड है वहाँ पे, इंडोनेशिया से संबंधित है। बेरूत विस्फोट हुआ था, बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है फ्रेंड। प्रश्न यहाँ से बन सकता है ये जो विस्फोट हुआ था वो उसमें जो विस्फोटक, प्रमुख विस्फोटक कौन सा था, वो था अमोनियम नाइट्रेट था। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, जो भोपाल त्रासदी हुई थी, जो भोपाल में विस्फोट हुआ था, उसमें कौन सा जो रसायन था जो विस्फोटक था, प्रमुख विस्फोटक कौन सा था, उस कंपनी का नाम क्या था जहाँ पे ये चीज़ हुई थी, किस देश की थी, और वर्ष बताइए कौन सा वर्ष था जो भोपाल में जो ये चीज़ हुई थी मध्य प्रदेश में, वो आप मुझे बताइए, भोपाल। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखा जाए बेरूत विस्फोट है जो कि लेबनान में है, हुआ था। और ये देखा जाए तो कई विस्फोटकों से सिलसिलेवार विस्फोट हुआ। प्रमुख विस्फोटक जो है अमोनियम नाइट्रेट था। सैमुरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। सैमुरू जो कि जावा प्रांत में इंडोनेशिया से संबंधित है। देखिए इंडोनेशिया जो है ना वो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, वहाँ अक्सर ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप आएगा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती ही रहती हैं क्योंकि प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे ये स्थित है। तो ये हमेशा इस तरह के जो है प्राकृतिक आपदाओं का जो इसके सामने हमेशा चुनौती बनी रहती है। तो सैमुरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जो कि जावा में है, इंडोनेशिया। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? सैमुरू ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी। इसे हम ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, द ग्रेट माउंटेन के नाम से सैमुरू ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ये भी इंडोनेशिया में, योग्यकर्ता प्रांत में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मेरापी से वजह से बहुत से लोग उधर लोग विस्थापित हुए थे। तो यहाँ ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरापी ध्यान रखिएगा, स्टार कर लीजिए, मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। सिनबंगा ज्वालामुखी ये भी देखा जाए सुमात्रा लैंड पे है और ये भी इंडोनेशिया में है। तो देखा जाए इंडोनेशिया में हमें क्या मिल रहा है, सुलावेसी हो गया, सेमुरू हो गया, मेरापी हो गया, सिनबंगा हो गया, ये भी इंडोनेशिया से, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चीन का पीला तूफान, वहाँ पे पीला तूफान फ्रेंड, पीला तूफान कहने का वहाँ पे जो एक रेत है ना वो पीले रंग की, तो जब तूफान हवाएं चलती है तो पीला रंग का तूफान जैसा लगता है, इसीलिए इसको चीन का पीला तूफान कहा जाता है, जो कि बीजिंग चीन में हुआ था। और ये दशक का यानी कि अभी 10 वर्षों में देखा जाए सबसे बड़ा रेतीला तूफान था। ठीक है, अगला हमारा यास चक्रवात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारतीय जो राज्य थे, तटवर्ती राज्य, उससे प्रभावित हुए थे। तो यास चक्रवात में देखा जाए तो प्रभावित जो था वो पश्चिम बंगाल था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था। और ये यास की जो अधिकतम देखिए गति कितनी थी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ये जो चक्रवात आए थे उस चक्रवात का नामकरण किन देशों के द्वारा किया गया था? तो यास चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठा था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। चक्रवात तोकते जो था ये अरब सागर में उठा था और ये देखा जाए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल को प्रभावित किया था। और इसका नामकरण देखें तोकाते का किया था, म्यांमार के द्वारा किया गया था, तोकते या ताउते। ठीक है, और ये इस वर्ष का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, आपको उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो स्थिति होती है, उनके उत्पन्न होने का कारण, उनके उत्पन्न होने की जो भौगोलिक दशाएं होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी दशाओं में, कौन कौन सी शर्तों में जो है ये चक्रवात जो है उठते हैं, ये भी आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम तोकाते की बात कर रहे हैं जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल के तटों को और राज्यों को प्रभावित किया। इसका नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया, ये मई में आया था ये तूफान। और अगला तूफान है चक्रवात गुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नामकरण फ्रेंड पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और चक्रवात गुलाब जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, इसने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को प्रभावित किया और ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान था जिसके नामकरण देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। चक्रवात शाहीन
जो कि ईरान और ओमान में आया था और इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। एक उष्णकटिबंधीय तूफान है चक्रवात शाहीन, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारे जो चक्रवात थे जिनको हम लोगों ने देखा एक एक करके। अब आ जाते हैं हम अपने चर्चित अभियानों के बारे में। चर्चित अभियान के बाद फ्रेंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हम लोग कर लेंगे हम लोग। तो अब पहला चर्चित अभियान देखते हैं फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति फ्रेंड अफगानिस्तान में चलाया गया था, 16 अगस्त को चलाया गया था जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था इस वर्ष 15 अगस्त को। उसी दौरान अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, तख्ता पलट हो रहा था। वहाँ की सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पे एक तानाशाही जिसे हम तालिबान कहते हैं, तालिबानियों का कब्जा चल रहा था। और इन तालिबानियों के शासन में जो असुरक्षित भारतीय थे या फिर हमारे जो सहयोगी अफगानिस्तानी थे जो उस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनको सुरक्षित अपने देश में लाने के लिए सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इस ऑपरेशन को 16 अगस्त के दिन चलाया गया। तो यह अगस्त 2021 में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के द्वारा चलाया गया था। तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे या फिर वो व्यक्ति जो भारतीय नहीं थे और अफगानिस्तानी थे लेकिन वो भारत के मित्र थे, भारत के सहयोगी थे और अपने आप को वहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे थे, भारत सरकार ने उनको भी सुरक्षा के साथ अपने इस देश में लेके आए, उनको यहाँ पे रखा, उनके लिए व्यवस्थाएं किया और इस दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसी का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। अगला है समुद्र सेतु। ये भारतीय नौसेना के द्वारा मई 2020 में चलाया गया था। जो कोविड-19 के दौरान जो विभिन्न देशों में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उन भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन यहाँ पे देखा जाए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वंदे भारत मिशन जो चलाया गया था ये भी चलाया गया था 2020 में चलाया गया था मई में। कोविड महामारी के बीच में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा वायुयान या एयर इंडिया के माध्यम से वापस लाने का मिशन था, ठीक है। तो ये नौसेना के द्वारा चलाया गया था। समुद्र सेतु समुद्र से जारी और वंदे भारत जो चलाया गया था वो वायुयानों के द्वारा चलाया गया था, एयर इंडिया के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसके द्वारा जो भारतीय नागरिकों को कोविड-19 महामारी के द्वारा लाया गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कीवर्ड से ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना और यहाँ पे वायुयानों के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन राहत फ्रेंड, ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया था। वहाँ पे काफ़ी 2015 से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, अभी भी देखिए यमन की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो वर्ष 2015 में जब वहाँ पे गृह युद्ध हुआ तो वहाँ पे जो फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। तो वर्ष 2015 में यमन संकट के दौरान भारतीय सेना जिसमें से वायुसेना और जल सेना दोनों शामिल थी द्वारा भारतीय नागरिकों को यमन से वापस लाया गया और इस वापस लाने के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया उसी को ऑपरेशन राहत कहा गया। यहाँ पे देखिए को जीत अभियान चलाया गया था। ये कोविड-19 महामारी के दौरान चलाया गया था। जो दूसरी वेव आई थी, जो सेकेंड वेव आई थी, जो कि अब फरवरी मार्च अप्रैल के समय में आई थी, उस दौरान जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सेना कौन कौन सी थल जल वायु तीनों ही सेनाओं ने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, जिसको कहा गया को जीत अभियान, ठीक है। अगला है हमारा ऑपरेशन नमस्ते अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्च 2020 में चलाया गया था। ये भी थल सेना के द्वारा चलाया गया था। कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था वर्ष 2015 में। जो भूकंप आया था नेपाल में, उस दौरान जो लोग वहाँ पे फंस गए थे, एक तरीके से ये बचाव और राहत अभियान था भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा। तो उस दौरान जो लोग घायल हुए, जो वहाँ पे फंस गए, उन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए, उन लोगों को राहत पहुँचाने के लिए, उन लोगों को बचाव कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया 2015 में। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, ये फ्रेंड अभी हाल ही में चला है, वर्ष 2021 फरवरी में चला था। कहाँ पे? जो लीबिया में जो गृह युद्ध हो गया है, लीबिया कंट्री है जिस वहाँ पे स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ पे जो भारतीय फंस गए उन भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारतीय नौसेना और एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी चलाया गया लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए। ऑपरेशन सुकून चलाया गया और ऑपरेशन सुकून जो चलाया गया वर्ष 2006 में चलाया गया। लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा लेबनान में फंसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों के सुरक्षित घर वापसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सुकून अभियान, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज की हमारी क्लास और आज ही हमारे जो हम लोगों ने क्लास किया, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स था
ये क्लास सिर्फ आप एक तरीके से क्विक रिवीजन करना है आपको, फटाफट यहाँ से बस डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, बहुत इनडायरेक्ट जो इन डेप्थ हमें नहीं जाना है। तो क्विक रिवीजन था जिसमें से हम लोगों ने इंडेक्सेस को देखा, जिसमें से हम लोगों ने जीआई टैग को देखा, कौन कौन से जीआई टैग थे। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी जो आपदाएं आई थी, जो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं थी या कहीं कोई स्थिति जो घटनाएं घटी किसी क्षेत्र विशेष में, उसको देखा। और अंत में हम लोगों ने जो भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न अभियान चलाए गए उन अभियानों को देखा। तो यहाँ से डायरेक्ट एक तो प्रश्न जरूर बन जाते हैं, तो आपको एक रिवीजन करिएगा। बाकी फ्रेंड जिन बच्चों को थोड़ा सा टेलीग्राम लिंक पे समस्या आ रही है कि टेलीग्राम लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और डिकोड एग्जाम को सर्च करिए। ठीक है, डिकोड एग्जाम को जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो डिकोड एग्जाम हो जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और फिर डेली जो हम लोग करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं, जो डेली रिवीजन कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगी, जहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके उसको आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी भी तरह के आप लोग को चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप और क्या चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या और चाहिए, ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें पता चल सके कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट ये है और फिर हम उस पर और वर्क कर सकें। बाकी कुछ फ्रेंड डिसलाइक भी करते हैं और आप प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद आई तो उसके कारण क्या है, ताकि उस पर वर्क करके नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको उस चीज़ को भी बताइए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से चीज़ें चल सकती हैं, आप लोग के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आप लोग जो हैं ये सारी चीज़ें जो आप लोग के सपोर्ट ही से सब कुछ है। ठीक है, तो फ्रेंड एक तरीके से देखा जाए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।